हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप। द लॉ ऑफ पार्टनरशिप जो कि हम लोगों के लॉ का एक चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने एक पार्टनरशिप होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स का होना आवश्यक है, साझेदारी के हिस्ट्री के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना। लेकिन इस चैप्टर में एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा ही एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और वो है माइनर पार्टनर से संबंधित। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। माइनर पार्टनर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि डिफिनीशन आपको तो बताया ही गया है इसके पहले वाले वीडियो में। चलिए आज हम लोग समझेंगे पूरी तरह से कि माइनर पार्टनर वास्तव में उसको साझेदार, क्या वो साझेदार है या साझेदार उसको बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन अ माइनर बी पार्टनर ऑफ ए फर्म, कि क्या कोई भी नाबालिग या अवयस्क किसी भी फर्म का साझेदार बन सकता है। या फिर माइनर पार्टनर और पोजीशन ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप, यानी कि किसी भी अवयस्क का या नाबालिग का साझेदारी व्यवसाय में क्या स्थान होता है, ठीक है। तो आइए चलिए आज इसी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बता दें कि साझेदारी व्यवसाय किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको डिफिनीशन दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक निश्चित ठहराव के अंतर्गत लाभ और हानि को बांटने के उद्देश्य से जब किसी कारोबार को करते हैं या व्यवसाय को करते हैं, तो वो साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। और साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत एक एग्रीमेंट का होना परम आवश्यक है। जैसे कि आपको ये भी बता दिया गया है कि साझेदारी व्यवसाय जो है उसका जन्म एक एग्रीमेंट के द्वारा होता है, ना कि स्थिति से। तो एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट में भी हम लोग जानते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस यानी कि साझेदारों के बीच में प्रस्ताव का होना और उस पर सहमति का होना परम आवश्यक है। बिना प्रस्ताव और स्वीकृति के साझेदारी व्यवसाय हो ही नहीं सकती है। तो बिना एग्रीमेंट के अभाव में हम लोग साझेदारी व्यवसाय नहीं हो सकती है। या फिर साझेदारी व्यवसाय में अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं रहता है तो उसके विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग देखें तो एग्रीमेंट का अपना ही एक महत्व है। तो साझेदारी, चूँकि साझेदारी जो व्यवसाय है उसका जन्म ही एग्रीमेंट के माध्यम से होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, कोई मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, किसी ने एक तरह से प्रस्ताव दिया और दूसरे ने उस पर सहमति जताई, ठीक है, या दोनों ने अपने अपने आइडिया को शेयर किया और दोनों एक दूसरे से मिलकर व्यवसाय को करने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए आज हम लोग साझेदारी व्यवसाय में जानेंगे कि किसी भी नाबालिग या किसी भी अवयस्क को साझेदारी व्यवसाय में क्या साझेदार बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि साझेदारी व्यवसाय के डिफिनीशन, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंतर्गत साझेदारी व्यवसाय का डिफिनीशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंतर्गत ही, डिफिनीशन के अंतर्गत ही बताया गया है कि
किसी भी साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी के निर्माण के लिए एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। ठीक है, तो एग्रीमेंट होना ही चाहिए। एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट की बात हुई तो हमें ये जानना चाहिए, सबसे पहले हमें तो माइनर के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें माइनर के बारे में जानना चाहिए कि माइनर कहते किसे हैं, नाबालिग या फिर अवयस्क किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भारतवर्ष में ऐसा एक उम्र का एक लिमिटेशन तय किया गया है, एक दायरा तय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की उम्र अगर 18 वर्ष से कम होती है तो वो एक अवयस्क है। ठीक है, यानी कि नाबालिग है। तो माइनर पार्टनर किसे कहते हैं? ठीक है, ये तो हो गया नाबालिग, माइनर हो गया। ठीक है, और माइनर पार्टनर किसे कहते हैं? तो वो साझेदार जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, ठीक है, उसे हम लोग नाबालिग या फिर अवयस्क साझेदार कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सवाल यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या कोई अवयस्क, कोई नाबालिग साझेदार हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि किसी भी नाबालिग को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप में बोल दिया गया है। क्यों बोला गया है ऐसे? क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि साझेदारी व्यवसाय के लिए एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। ठीक है, और एग्रीमेंट होने के लिए कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग कि एग्रीमेंट होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले नंबर 1 में बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटी टू मेक और क्रिएट एन एग्रीमेंट। ठीक है, कि एग्रीमेंट निर्माण करने के लिए क्षमता क्या होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर क्षमता कौन सी होनी चाहिए। तो नंबर 1, पार्टी शुड नॉट बी अ माइनर, कि कोई भी पक्षकार क्या होना चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए। तभी वो क्या कर सकता है, एग्रीमेंट का निर्माण कर सकता है, अन्यथा उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो एग्रीमेंट का निर्माण कर सके। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से उसका दिमाग जो है विकसित नहीं हुआ है और वो निर्णय लेने के स्थिति में नहीं है। नंबर 2, पार्टीज और पर्सन शुड नॉट बी मेंटली चैलेंज्ड। साझेदारी व्यवसाय में जो भी व्यक्ति साझेदार बनना चाहता है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि शुड नॉट बी मेंटली चैलेंज्ड, कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, एग्रीमेंट का निर्माण कर सकता है। ठीक है, नंबर 3 में क्या बोला है कि ही और सी शुड नॉट बी प्रूव्ड एज अनेबल टू क्रिएट एन एग्रीमेंट बाय लॉ, यानी कि राज नियम द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर ये प्रूफ कर दिया गया है कि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो एक एग्रीमेंट का निर्माण कर सके, तो उसे भी हम लोग, उसे भी जब एग्रीमेंट करने की क्षमता नहीं है तो वो भी साझेदार नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे विभिन्न तरह की चीज़ों से हमें पता क्या चला कि किसी भी माइनर को, किसी भी नाबालिग को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है, यानी साझेदार वो नहीं हो सकता है। लेकिन वो साझेदार, यहाँ पे हम लोगों ने डिफिनीशन उसके पढ़ा, कि परिभाषा पढ़ा कि माइनर पार्टनर कहते किसे हैं, उसका भी परिभाषा दिया गया। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि कोई भी माइनर यानी कि नाबालिग साझेदार नहीं हो सकता है। तो किस परिस्थिति में साझेदार बन सकता है, अब हम लोग चलिए उसको देखते हैं। एक साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर साझेदारी व्यवसाय को करते हैं। ऐसे तरह की स्थिति में मान लीजिए कि साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक साझेदार हैं, तो अगर सारे के सारे साझेदार ये सहमत हो जाते हैं कि किसी नाबालिग को उस फर्म में साझेदार बनाया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। सारे के सारे साझेदार अगर इस बात पर सहमत हो जाते हैं तो सर्वसम्मति से किसी भी नाबालिग को साझेदार बनाया जा सकता है। लेकिन उसका एक लिमिटेशन रहेगा। उस तरह की स्थिति में चूँकि माइनर के पास तो एग्रीमेंट करने की क्षमता है नहीं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, ऐसी तरह की स्थिति में उसका जो दायित्व होगा केवल लाभ तक ही सीमित होगा। यानी कि इस उद्देश्य से उसको साझेदार बनाया जा सकता है कि वो लाभ में ही केवल भागीदारी होगा। ठीक है, वो साझेदारी व्यवसाय के संचालन में उसका कोई भागीदारी नहीं होगा, किसी भी तरह से वो उत्तरदायी नहीं होगा। अगर फर्म हानि करता है तो हानि में भी किसी भी तरह की उसकी भागीदारी नहीं होगी। तो इन सारी बातों से ये स्पष्टीकरण मिलता है। किन किन बातों की स्पष्टीकरण होती है?
तो नंबर 1, एक अवयस्क फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तो किसी भी साझेदारी व्यवसाय में इन सारी चीज़ों को जब हम लोगों ने पढ़ा तो क्या क्या हमें स्पष्ट हुआ कि एक अवयस्क फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी अवयस्क को साझेदारी व्यवसाय में शामिल किया जाता है सर्वसम्मति से, तो क्या होगा, तो सभी साझेदार, नंबर 2 में देखिए, सभी साझेदारों की सहमति से एक अवयस्क को केवल लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि सारे साझेदार अगर एक दूसरे से के साथ बैठ के निर्णय लेते हैं, सर्वसहमत हो जाते हैं कि किसी अवयस्क को साझेदार बनाया जाएगा, तो ऐसी तरह की स्थिति में वो जो नाबालिग होगा वो केवल लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि फर्म अगर हानि करने लगता है तो उसमें उसकी किसी भी तरह से हिस्सेदारी नहीं होगी। नंबर 3, एक अवयस्क दूसरे अवयस्क के साथ मिलकर साझेदारी का निर्माण नहीं कर सकता है। साझेदारी व्यवसाय को करने के लिए एग्रीमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नाबालिग के अंदर एग्रीमेंट करने की क्षमता नहीं होता है। तो एक नाबालिग दूसरे नाबालिग के साथ मिलके किसी भी तरह से साझेदारी व्यवसाय को नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 नाबालिग मिलके वो मैच्योर हो जाएंगे और साझेदारी व्यवसाय करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। नंबर 4 देखा जाए तो बोला गया है कि अवयस्क साझेदार फर्म की हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यानी कि अगर किसी अवयस्क को साझेदारी व्यवसाय में सर्वसहमति से अगर उसको साझेदार बना भी लिया जाता है, तो अगर फर्म में हानि होती है तो उसके लिए कोई भी अवयस्क साझेदार उत्तरदायी नहीं है। तो इन सारी बातों से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ से ये पूरी तरह से स्पष्टीकरण मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी से संबंधित चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के कुछ न्यायालयों का क्या कहना है। तो माइनर वर्सेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे देश के न्यायालय द्वारा ये बहुत बार ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी नाबालिग को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से उसने निर्णय दे दिया। इसी संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये एक बार लिखा, जब उसके सामने एक केस प्रस्तुत किया तो उसने पूरी तरह से उस पर स्पष्टीकरण दिया कि कोई भी व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय में साझेदार नहीं बनाया जा सकता जो कि अवयस्क हो, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। ऐसा निर्णय इसलिए दिया, और साथ ही साथ उसने ये पूरी तरह से स्पष्ट करके लिख भी दिया, ये बता दिया कि किसी भी अवयस्क के अंतर्गत किसी भी अवयस्क के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। उसके अंदर इस तरह की क्षमता नहीं होती है कि वो एग्रीमेंट का निर्माण कर सके। ऐसी तरह की स्थिति में वो साझेदार बनने के लायक नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुंबई हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, साथ ही साथ मुंबई हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 2 नाबालिग मिलके एक साझेदारी व्यवसाय का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाबालिग के अंदर जब निर्णय लेने की क्षमता है ही नहीं तो वो एग्रीमेंट का निर्माण नहीं कर सकता है। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि एक माइनर एक दूसरे माइनर के साथ मिल जाए तो भी वो एग्रीमेंट का निर्माण करने में असफल साबित होगा। ठीक है, जो कि लॉ के दृष्टिकोण से कानूनी रूप से क्या है, गलत है। अगर किसी भी माइनर को साझेदारी व्यवसाय में सहमति के आधार पर शामिल कर लिया जाता है और एग्रीमेंट में इस बात को शामिल कर लिया जाता है कि वो क्या है, पूरी तरह से वो साझेदार है, यानी कि सारी चीज़ों में उसको अधिकार प्राप्त होगा, तो ऐसे तरह का एग्रीमेंट जो होगा वो इल्लीगल होगा। ठीक है, क्योंकि अवयस्क के अंदर एग्रीमेंट करने की क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखें कि एक साझेदार, जब हम लोग माइनर को, किसी अवयस्क को, किसी नाबालिग को अगर साझेदार सर्वसहमति से बना भी लेते हैं तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि टेक एन एंट्री, प्रवेश पाना, यानी कि साझेदारी व्यवसाय में अगर किसी भी नाबालिग को कोई अन्य साझेदार सर्वसहमति से उसको शामिल कर लेते हैं तो उसका ये अधिकार होगा कि वो लाभ पाने का अधिकारी बन जाएगा।
हानि में किसी भी तरह से उसकी भागीदारी नहीं होगी। यहाँ पे पहला जो अधिकार क्या दिया हुआ है, टेक एन एंट्री, प्रवेश पाना। जब किसी भी नाबालिग को साझेदारी व्यवसाय में शामिल कर लिया जाएगा सर्वसहमति से, तो उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वह साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश पा सकता है, तो उसको प्रवेश पाने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर तीसरे पॉइंट को, राइट टू गेट शेयर इन द फर्म्स एसेट्स। किसी भी माइनर साझेदार को, किसी भी नाबालिग या फिर अब वयस्क साझेदार को ये पूरी तरह से अधिकार हो जाएगा कि वो फर्म के संपत्ति में हिस्सेदार बन जाए। यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सारे साझेदारों का संपत्ति पे, फर्म की संपत्ति पे अधिकार होता है, उसी प्रकार से देखा जाए तो अवयस्क अगर कोई साझेदार होगा तो उसका भी फर्म के संपत्ति पे अधिकार होगा। लेकिन कितना अधिकार होगा? जितना अधिकार तय किया गया रहेगा उतना ही केवल उसका अधिकार फर्म की संपत्ति पे होगा। किसमें बोला गया है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 और सब सेक्शन 2 में बोला गया है। नंबर 4 में देखा जाए तो राइट टू चेक टू टेक जेरॉक्स कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। किसी भी माइनर साझेदार को ये अधिकार हो सकता है कि वो साझेदारी फर्म के खातों को जाके वो देख सकता है, जो भी लेखा खाते होंगे उसको देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है और उसकी जेरॉक्स कॉपीज यानी कि उसका प्रतिलिपि भी ले सकता है। लेकिन किसी भी माइनर साझेदार को ये अधिकार नहीं होगा कि वो फर्म की गोपनीय खातों को देख सके। ठीक है, तो वो अन्य तरह के खातों को देख सकता है, उसकी प्रतिलिपि भी ले सकता है, लेकिन गोपनीय खातों को देखने का अधिकार उसको नहीं है। किसमें बोला गया है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 में बोला गया है ये। नेक्स्ट नंबर 5, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। किसी भी अवयस्क साझेदार को ये अधिकार होता है कि वो अन्य साझेदारों के प्रति वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। हो सकता है कि किसी अवयस्क साझेदार के अधिकारों का हनन हो, या फिर हो सकता है कि कोई पहले में उसके साथ कोई जो भी बातें तय की गई थी उसके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी तरह की स्थिति में कोई भी नाबालिग साझेदार या फिर अवयस्क साझेदार अन्य तरह के साझेदारों पे केस कर सकता है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 में बोला गया है। नेक्स्ट नंबर 6 में बोला गया है कि राइट टू सेपरेशन। कोई भी अवयस्क साझेदार जब चाहे वो साझेदारी व्यवसाय से सेपरेट हो सकता है, यानी कि साझेदारी व्यवसाय को छोड़ सकता है, ये उसको अधिकार है। राइट आफ्टर मैच्योरेशन। अब हम लोग देखेंगे नंबर 7 में कि राइट आफ्टर मैच्योरेशन, किसी भी अवयस्क साझेदार को ये पूरी तरह से अधिकार है कि जब वो देखा जाता है कि पहले वो क्या है, पहले वो अवयस्क है, लेकिन अवयस्क के बाद अगर वो मैच्योर हो जाता है तो उसका किस प्रकार का अधिकार होगा। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखा जाता है कि जब वो अवयस्क से वयस्क हो जाता है और उसे लाभ के हिस्से में शामिल कर लिया गया है वो तारीख, और जब वो वयस्क हो जाता है तो उसके तारीख में दोनों में तुलना की जाती है और 6 महीना के अंदर ही ये तय किया जाता है कि वो साझेदार रहेगा या नहीं रहेगा। अगर 6 महीना के अंदर वो साझेदार बनना तय कर लेता है तो सार्वजनिक सूचना देकर उसे साझेदार माना जाएगा। अन्यथा 6 महीना बीतने के बाद उसे अगर वो किसी बात की घोषणा नहीं करता है तो उसे साझेदार माना जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद उसका अधिकार क्या होगा? तो उसके बाद उसका जिस प्रकार से अन्य तरह के साझेदारों का अधिकार है फर्म पे, उसका भी उसी तरह से अधिकार बन जाएगा। यानी कि फर्म के वो अब गोपनीय खातों को भी देख सकता है, वो चाहे तो फर्म के संचालन में भी भाग ले सकता है। यानी कि अन्य सामान्य परिस्थिति में साझेदारी व्यवसाय में जिस प्रकार से सामान्य साझेदारों के अधिकार होते हैं, उसी प्रकार से एक माइनर पार्टनर का भी मेजर के रूप में बदल जाने पे, यानी कि मैच्योर हो जाने पे, उसका भी समान अधिकार हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।